हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास टेंथ की एनसीईआरटी क्लास टेंथ की मैथ का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन डिस्कशन करेंगे। तो आप अच्छे से देखेंगे और वन बाय वन नोट करते जाएंगे। इसके बाद हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो देखिए, तो पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, जितनी भी संख्याएं आप जानती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे परिमेय, अपरिमेय। अब परिमेय में भी कौन सी संख्या है? तो देखिए यहाँ पर ये प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है। ये सब क्या में आती है? परिमेय संख्या। मैंने परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा कोई भी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। पी वाई क्यू, इसमें कंडीशन होती है क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये होता है जैसे कोई संख्या 3/4। तो अब इसमें जो नीचे जो क्यू की वैल्यू है ये 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0 हो जाएगी तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या होता है? नो सॉल्यूशन, यानी अपरिभाषित होता है वो। तो इसलिए यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब ये प्राकृत संख्या परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं अपन, तो ये 1/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये 2/1 लिख सकते हैं। तो ये सब पी वाई क्यू के फॉर्म में शो की जा सकती है, इसलिए ये प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या के अंदर आती है। पूर्ण संख्या इनके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? 0 से स्टार्ट होती है ना, तो 0 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो बिना दशमलव के हों और बिना फ्रैक्शन के हों, ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। जैसे एक तरफ माइनस वाली, एक तरफ प्लस वाली, मिड में क्या होता है? इसके 0 होता है। दशमलव संख्या है, जानते हैं दशमलव संख्या है, इस तरह से पॉइंट वाले नंबर होते हैं। अब पॉइंट में भी 2 तरह के होते हैं, एक तो ये होता है शांत वाला और एक अशांत वाला। अशांत में भी एक रिपीटिंग वाला होता है जो इसमें बार बार कोई नंबर रिपीट होता है, और एक जिसमें कुछ रिपीट नहीं होता, जैसे ये है ना। अब भिन्नात्मक संख्या भिन्न के रूप में, इस तरह से माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भिन्न के रूप में होती है। अब अपरिमेय संख्या, अभी बताया था दशमलव का ऐसा प्रसार जिसमें कोई भी रिपीटेशन ना हो, तो ऐसा नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है जी। और ऐसे कोई भी रूट वाली संख्या जिसका रूट बाहर ना निकल सके। अब देखिए, जैसे अगर मैं बात करूँ रूट 4, क्या ये अपरिमेय के अंदर आएगा? नहीं, क्योंकि इसका अपन बाहर निकाल सकते हैं। जैसे इसको फैक्टराइज करना आपने सीखा होगा क्लास 8 में, तो इसका पेयर बन जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो ये अंडर रूट 4 जो है अपरिमेय में नहीं आएगा, ये परिमेय में आएगा। समझ में आया होगा? तो इतनी चीजें ये आपको समझना है। अब आगे चल के वास्तविक में कुछ ऐसी भी अवास्तविक संख्या भी होती है जिसको सम्मिश्र संख्या बोलती है, वो आगे 11वीं क्लास में आप पढ़ेंगे, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होती है? तो देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, अब भाज्य संख्या क्या होती है? 2 तरह की संख्या होती है, भाज्य और अभाज्य। तो ऐसी कोई संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो देखिए मैं बताऊंगा आपको। जैसे 2 है, क्या ये भाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब है किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो ये 2 केवल 2 से हो सकता है और 1 से हो सकता है, तो इसके 2 गुणनखंड है। 4 है तो 4 किस किस से डिवाइड होता है? 1, 2 और 3, इसके 3 4, तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, तो इसलिए ये कैसी है? भाज्य संख्या। तो ऐसी 4 है, 6 है, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है वो क्या होती है? भाज्य संख्या। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, जैसे ये देखो ये 30 है, अब इसके जैसे अब मैं गुणनखंड करता हूँ तो कैसे करेंगे? 2 से अब इसको काटेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। तो इस तरह से ये जो आते हैं इनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यानी किसी भी नंबर को अगर अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह क्या होंगे? यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब ये है, सिंपल भाषा में बताऊं कि जैसे 30 के अगर आपने अभाज्य गुणनखंड कहे हैं तो ऐसा और कोई नंबर नहीं है कि ऐसे ही सेम टू सेम उसके गुणनखंड हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 60 को भी काटते हैं तो 2 से 30, फिर 2 से अगेन ये 15 और फिर ये 2 से तो कट होगा नहीं, अब 3 से 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। तो 60 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 2 3 एंड 5। तो इसमें देखिए सेम नहीं है, इसमें 2 बार 2 है तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है? ये इसके भी यूनिक होंगे। अद्वितीय का मतलब यूनिक होता है ना। तो इस तरह से ये इनके अलग अलग गुणनखंड हो गए। तो हर एक नंबर के अलग अलग गुणनखंड होते हैं, ये इसका सिंपली मतलब है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ना।
अब आगे का डिस्कशन करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ये आपने पहले भी 8th क्लास 6th क्लास 7th क्लास में सीखा होगा। इसको एक और बार देख लेते हैं। जैसे मुझे इसी का करना है, जैसे 30 का लेना है तो 30 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, जो ऊपर मैंने कर दिया है इसी तरह से करेंगे। फिर आप इसको लिखेंगे 2 3 और ये 5। ऐसे ही 60 के, तो 60 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए 2 2 और 3 एंड 5। अब इसका जैसे मुझे एलसीएम निकालना है, चलो पहले एचसीएफ निकालना बताता हूँ मैं आपको। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी थोड़ा देख नहीं पाया तो मैं दोबारा से बताता हूँ। देखिए मुझे 30 और 60 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको पहले इनमें कॉमन निकालना है आपको, है ना। जैसे 2 दोनों में मैच कर रहा है, इसको लिख दीजिए। 3 यहाँ पर मैच कर रहा है, दोनों में आ रहा है, और 5 दोनों में आ रहा है। ये अगर आप ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मैच करने वाले लिख दीजिए, वो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। तो अब ये करोगे तो 5 3 जा 15, 15 जा 30, ये एचसीएफ आ जाएगा। अब एलसीएम का केस क्या है, इसको लासा बोलते हैं हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं, मासा। वैसे तो बुक में भी आपके हिंदी मीडियम वाले में भी एचसीएफ ही दिया है ना। तो अब देखेंगे आप एलसीएम के केस में क्या करना है, आपको इस तरह से मैच नहीं करना, आपको देखना है 2। अब 2 सबसे ज़्यादा केस में आ रहा है, इसमें 2 2 बार है और इसमें 1 बार है, तो आपको 2 बार वाले को नोट करना है। इसी अलावा 3 इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार। अब कॉमन के केस में एक ही बार लिख लो, जैसे 1 बार होता है, 2 बार दोनों में होता है, 2 बार लिख लेते हैं ना। ऐसे 5 है, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, तो किसी का भी लिख दो। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो इस तरह से ये एचसीएफ में कॉमन वाले, एलसीएफ में कॉमन से कोई मतलब नहीं होता, आपको पहले जिसमें जितनी ज़्यादा बार नंबर उसको लिख देना है। इसमें सबको कॉमन वगैरह नहीं देखते हैं इसमें, तो ये आंसर आ गया 60। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे आप, है ना। वो एलसीएम और एचसीएफ में संबंध के थ्रू आया है, इसको आपको याद कर लेना है कि जैसे कोई पहली संख्या है, जैसे मैंने 30 ली थी, और दूसरी संख्या, उनका अगर आप गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। ये पहले भी आपने आई थिंक पढ़ा हो। तो देखिए जैसे पहली संख्या कौन सी थी 30, दूसरी संख्या 60, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1800। इसी तरह से इनका एलसीएम कितना आया था, इधर पीछे लिया था, कितना आया था एलसीएम 60 आया था। तो अब देखिए यहाँ पर 60 और एचसीएफ कितना आया था 30, तो ये भी कितना आगा 1800। तो इस तरह से देखो ये संबंध प्रूफ होता है। क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता, इसमें ऐसा होता है कि पहला संख्या दे देगा, दूसरा नहीं देगा, एलसीएम एचसीएफ दे देगा तो दूसरी संख्या पूछ लेगा, तो इसी में कहीं ना कहीं घुमा के इधर उधर करके पूछ लेगा। तो आपको ये संबंध याद रखना है अच्छे से, है ना। और एलसीएम एचसीएफ निकालना फंडामेंटल थ्योरम है, और ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। फिर अपन इसका कल डिस्कशन करेंगे, अच्छे से 1.1 पढ़ेंगे, और इन सब चीज़ों को आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, बाकायदा नोट्स बनाते चलेंगे, और हम पूरा 10th क्लास का मैथ 1 by 1 पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।